हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी जो रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 में आई होप दैट मीन्स A to Z जितने भी टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट है वो सारे आज ख़त्म हो जाएंगे। तो आज मैं कुछ असाइनमेंट्स आप खुद ट्राई कर लेना है बच्चों। जितने मैंने रिजल्ट्स दे रहा हूँ एक भी रिज़ल्ट मैं स्किप नहीं करवाता। एक एक प्रूफ तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद ट्राई करो। अगर नहीं तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि मुझे बता दो, मैं वो सारे थ्योरम भी मैं प्रूफ करवा दूँगा और अच्छे से मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हमारी टॉपिक है वो हम जाएंगे जो आज बड़ा अच्छा लगेंगे। आज की क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है। सारे मेरी क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। अगर आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हो तो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो कुछ तो भैया ये भी सारे मेरे वीडियोस आप देखो, वो बढ़िया आए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लास्ट टॉपिक को। दैट मीन्स चैप्टर वाइज अगर मैं चल रहा हूँ, दैट मीन्स अगर मैं गलत नहीं हूँ ये चैप्टर 1.6 आई थिंक, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो चैप्टर्स 1.6 में हम मैपिंग और फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फंक्शंस बोलो या फिर मैपिंग बोलो, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैं डेफिनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आप 11th क्लास में फंक्शन का वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, नॉट नॉट ऑन टू क्या होता है वो आप जानते हैं। लेकिन उससे मीन्स यूज होने वाले बातें मैं आपको बताऊंगा, वो सारे रिजल्ट्स भी दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस को जाने से पहले एक नंबर हमारे पास होता है, वो दो नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक तो एल्जेब्राइक नंबर होता है एंड एक होता है क्या, ट्रांसडेंटल नंबर होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये दो नंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूं। तो एल्जेब्राइक नंबर क्या होता है ये देखो, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। ये डेफिनेशन ये कहता है ए नंबर बोलते ही भैया, नंबर बोलते ही हमारे दिमाग में ये चलता है सर रियल होगा, नहीं तो भैया नॉन रियल, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलो, रियल और इमेजिनरी भी बोल सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल नंबर कहते हैं। ओके जी, वो एक नंबर को ही हम एल्जेब्राइक नंबर या फिर ट्रांसडेंटल नंबर कहेंगे कब, जब वो एक पॉलिनोमियल बना लो और ऐसी पॉलिनोमियल बना लो, पॉलिनोमियल इक्वेशन लो जिसका कि कोफिशिएंट्स आपका रेशनल ही होनी चाहिए। कोफिशिएंट्स में बोल रहा हूँ। ओके जी, तो अगर अच्छे से बोलो नंबर रियल और इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, रियल एनालिसिस पढ़ते हो तो रियल नंबर के ऊपर हमारी काम चलते हैं ज़्यादातर, इसीलिए हम नंबर रियल और इमेजिनरी इज कॉल्ड एन एल्जेब्राइक नंबर इफ इट इज, देखो इट इज अ रूट ऑफ ए polynomial equation with rational coefficients। मीन्स हम जानते हैं कि भैया एक ऐसे दो नंबर है पाई और ई, ये हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। दिस टू नंबर्स, ये जाना माना पहचानने वाले ये इरेशनल नंबर दो, पाई और ई, और पाई का नंबर ई का अप्रोक्सीमेट नंबर हम जानते हैं, है ना।
तो कोई बच्चा कहता है सर आपने बोला एल्जेब्राइक नंबर का डेफिनेशन अभी अभी दिया, अ नंबर इज सेड टू बी एन एल्जेब्राइक इफ इट इज रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट्स। कोई बच्चा तो कहता है सर मैं x माइनस पाई बना दूँ, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन क्या ऐसे लिखना अलाउड है? दिस इज नॉट अलाउड। ऐसा लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये रेशनल कोफिशिएंट्स आपका रेशनल होनी चाहिए, उससे आप एक पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनाओ, वो जो रूट्स आएंगे उसी को ही हम एल्जेब्राइक नंबर कहेंगे। तो ये कभी एल्जेब्राइक नंबर नहीं बनेंगे। यूं ही तो एक्स माइनस ई भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लिखना अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक कोफिशिएंट्स रेशनल नहीं है, रेशनल कोफिशिएंट्स नहीं है। कोई बच्चे कहते हैं सर x माइनस 4/, अगर मैं 9 ले लूँ। हाँ देखो, ये आपके पास जो कोफिशिएंट्स है ना वो रेशनल है, और इसका रूट्स इसको 0 के अकॉर्डिंग अगर ट्रीट करोगे तो x का वैल्यू इनफैक्ट ये 4/9 है। तो इसको क्या सर हम एल्जेब्राइक नंबर कहेंगे? बिल्कुल है। तो एक बार एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस अगर 4 करोगे, क्या ये भी एक रेशनल एल्जेब्राइक नंबर है? हाँ जी है। कैसे? इसको 0 के अकॉर्डिंग ट्रीट कर लो तो x की वैल्यू +or-2 आ जाएंगे। इसको अगर आप 2 लेना चाहते हो तो ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका क्या आएंगे अब की बार? +or-√2 आएंगे। क्या अभी भी इसे ये अलजेब्राइक नंबर है? हाँ जी। आपके जो ये है ना कोफिशिएंट्स रेशनल होनी चाहिए। ये तो कोई बच्चे कहते हैं सर x² + 1, क्या ये भी एक एल्जेब्राइक नंबर है? हाँ जी। इसका ये एक पॉलिनोमियल ही तो है, और पॉलिनोमियल ऐसे वैसे पॉलिनोमियल नहीं है, विद रेशनल कोफिशिएंट्स है। जितने भी कोफिशिएंट्स है वो रेशनल आ रहे हैं। तो भैया हाँ जी, तो अगर ऐसे हैं तो x की वैल्यू आपके पास +or- क्या आएंगे? आयोटा आएंगे। समझ रहे हो? और ये क्या है? क्या ये भी एक एल्जेब्राइक नंबर है? हाँ जी। डेफिनेशन आपने देखा, रियल हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन वो जो पॉलिनोमियल आप बनाओगे वो सिर्फ कोफिशिएंट्स आपको रेशनल ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे सारे जितने भी नंबर्स हैं उस सारे नंबर्स को हम एल्जेब्राइक नंबर कहेंगे। लेकिन पाई और ई हमारे इरेशनल नंबर कहेंगे। और ट्रांसडेंटल नंबर का डेफिनेशन तो यहीं से आप बता सकते हैं। जितने भी नंबर हैं जो कि एल्जेब्राइक नहीं है वो सारे नंबर को ही ट्रांसडेंटल नंबर कहते हैं। हमारे पास 2 नंबर की कलेक्शन आ गई, समझ रही हो? 2 नंबर की कलेक्शन आ गई, एक तो एल्जेब्राइक एक तो ट्रांसडेंटल नंबर। जो एल्जेब्राइक नहीं है वो ट्रांसडेंटल है, जो ट्रांसडेंटल है वो एल्जेब्राइक कभी हो ही नहीं सकेगा। हो गई। तो इसको फर्दर हम कहेंगे दिस 2 नंबर इज कॉल्ड ट्रांसडेंटल नंबर है। इसको हम ट्रांसडेंटल नंबर कहना शुरू करेंगे। जो बच्चे एमएससी में नंबर थ्योरी का एक पेपर होता है, अगर आपने जिसने भी पढ़े हैं तो आपने प्रूफ किए होंगे कि पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर प्रूफ किए, इरेशनल प्रूफ किए ध्यान से। लेकिन बच्चे फ्लू में कहेंगे सर हमने पाई को और ई को हमने ट्रांसडेंटल प्रूफ कर दिया। ना जी। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसडेंटल प्रूफ करना तो भैया ये अपने आप एक किताब है। उस किताब का नाम है ट्रांसडेंट्स ऑफ पाई। इसको आप ट्रांसडेंटल नंबर आपने प्रूफ नहीं किया, वो अपने आप एक किताब है। आपने इतने छोटे एमएससी में जो सिलेबस दिया है ना वो उसमें भी कंटेंट नहीं है। वो तो आपने इरेशनल प्रूफ किया हो। आपने इरेशनल, ये पाई और ई आपने इरेशनल नंबर प्रूफ किए होंगे।
लेकिन ट्रांसडेंटल प्रूफ करना थोड़ी ना इतनी आसान है। तो अब मैं एक नोटेशन जनरेट करवा दूंगा बच्चों। अब अलजेब्राइक नंबर का नोटेशन को मैं कैपिटल ए से नोटेशन दे दूंगा और ट्रांसडेंटल नंबर को मैं टी से नोटेशन दे दूंगा। और अभी अब एक रिजल्ट, दो रिजल्ट में दे दूंगा। ये जो सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर, ये जो होते हैं वो काउंटेबल नंबर होते हैं, एंड सेट ऑफ ऑल ट्रांसडेंटल नंबर इनफैक्ट काउंटेबल है। तो अगर ये डी न्यूमरेबल इनफैक्ट होता है, डी न्यूमरेबल सेट होते हैं, डी न्यूमरेबल है, सो हर एक डी न्यूमरेबल से नंबर को हम काउंटेबल तो कह सकते हैं, एवरी डी न्यूमरेबल सेट। हाँ जी, तो भैया ट्रांसडेंटल नंबर को, हर एक ट्रांसडेंटल नंबर का कलेक्शन ले लो, वो सारे एक क्या फॉर्म करते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ओके जी, इसका प्रूफ अगर चाहिए तो आप भी बता देना। लेकिन मैं जितने मुझे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, मुझे जितना लगता है कि भैया हाँ इसको प्रूफ करने से कुछ थीम, कुछ जनरेट्स निकल के आएंगे, उसका यूज़ में बाद में एग्ज़ाम में या फिर कहीं से भी हमारे यूज़ हो गए, वो सारे थ्योरम्स का मैं प्रूफ करवा दूँगा। अगर बच्चे आपको अगर चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर एक थ्योरम का प्रूफ मेरे पास अवेलेबल है। इतने मीन्स काम किया है मैंने रियल और हर एक सब्जेक्ट्स में, सारे मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन मुझे पता है कि मीन्स कौन से थ्योरम का मुझे प्रूफ करना है, ताकि आपको बेनिफिट भी नहीं। अगर समझने के लिए प्रूफ चाहिए तो मैं दे भी दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक बार टाइप करना है आपको, सर मुझे चाहिए, पर्सनली भी मैं आपको भेज सकता हूँ। लेकिन द सेट ऑफ ऑल एल्जेब्राइक नंबर इज अ काउंटेबल सेट होता है, एंड ऑल द मीन्स ट्रांसडेंटल नंबर आर क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसका थोड़ा सा लॉजिक है, एक लाइन का प्रूफ है, इसलिए मैं इसको कर दूंगा कि भैया हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या ए यूनियन टी लिख दूं। C का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, समझाते, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल x प्लस आइटा y सच दैट x y आर कमिंग फ्रॉम रियल नंबर, है ना जी। यही तो नोटेशन है। और हम जानते हैं कि भैया इसका जो कार्डिनलिटी है वो C है, दैट मीन्स ये अनकाउंटेबल हुआ है। और अभी हमने, अगर इसका प्रूफ आप करना, ये हमेशा एक काउंटेबल सेट होता है और इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से सुनना है। अगर ये आप अगर कहेंगे सर टी मीन्स ट्रांसडेंटल नंबर, ये टी अगर हुआ काउंटेबल तो यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट भी वो काउंटेबल होगा, इतनी काउंटेबल हो गई तो भैया ये भी काउंटेबल होना है। लेकिन ये ऑलरेडी एक अनकाउंटेबल सेट है, तो भैया इसको काउंटेबल होने का कोई मतलब ही नहीं है। So that is implies T has to be uncountable। सिंपल सा प्रूफ है। इसका प्रूफ तो मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने किया था, लेकिन वो इरेशनल नंबर के ऊपर मैंने प्रूफ किया था। अब ये ट्रांसडेंटल नंबर के ऊपर भी मैंने प्रूफ करवा दिया। क्लियर? This is a brief introduction of an algebraic number and a transcendental number. Now we will go to the functions and a mapping, and we will learn there so many important logic and important formulas and important theme, which basically means frequently in exam में frequently जो आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस के ऊपर या फिर मैपिंग बोलो, बड़ी अच्छे से पढ़ना है बच्चों। ठीक है, खुशी से, अच्छे से, बोरिंग से, ये थोड़ी ना बोरिंग सब्जेक्ट है, इतने भी बोरिंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ जितने मुझे लगता है ना बच्चों, है ना। तो चलिए हमारी एक कुछ नोटेशन हम सीखेंगे बच्चों। देखो ये जो है ना, कैपिटल M
और a एंड b, इसका मतलब जो है b टू द पावर a, ये एक ही नोटेशन है। कहीं कहीं ऑथर इस नोटेशंस को यूज़ करते हैं, कहीं कहीं ऑथर इस नोटेशंस को यूज़ करते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है, a एंड b आपके टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है मैंने बोला। तो इस m बेसिकली स्टैंड, ये जो है ना मैपिंग को स्टैंड करता है। ओके जी। तो अगर मैं इसको बोलूं दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेट, या फिर कलेक्शन बोलो, कलेक्शन का लैंग्वेज बड़ा अच्छा है, मेरे गुरुजी ने तो हमेशा कलेक्शन ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सेट भी यूज़ करूँगा, या फिर चलिए उसी हिसाब से चलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन बोलो या फिर मैपिंग बोलो फ्रॉम ए टू बी, इस लिखा, बट इस नोटेशन का मतलब मीन्स ए से बी तक कितने ऐसे फंक्शन बनते हैं वो सारे, या फिर नंबर ऑफ, या फिर सेट ऑफ ऑल लिखा है। कलेक्शन ऑफ ऑल लिखो या फिर सेट ऑफ बोलो, खाली ऐसे नहीं बोलना है सेट ऑफ फंक्शंस, नहीं, वो थोड़ा मुझे तो पसंद नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बोलो या फिर सेट ऑफ ऑल फंक्शंस या फिर मैपिंग फ्रॉम ए टू बी का जो नोटेशन होता है, ये ध्यान से नोटेशन, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन एफ फ्रॉम एफ, दैट मीन्स ये दोनों ही, इसको अजीब सा लग रहा है इसलिए कहीं कहीं ऑथर इसको बड़ा सा ऐसे डंडे खींच देते हैं, तो बढ़िया अंडरस्टूड है भैया। इसका भी मतलब सच दैट है, इसका भी सच दैट है। एफ फ्रॉम ए टू बी, समझ रही हो, ये इसका नोटेशन भी होता है, समझ गई हो। तो ऐसे लिखो, या फिर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, देखो कोई बच्चा कहता है सर मैं इतना ही लिखता हूँ, सो एफ फ्रॉम ए टू बी, और ऐसे नोटेशन लगा देता हूँ, यस बढ़िया है। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं ऐसे लिखता हूँ, एफ सच दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, देखो एफ इज ए फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये भी लिख सकते हो आप। हो गई जी, 3-4 नोटेशन में आज दूंगा, वहीं से कितने एग्ज़ाम में आते हैं, कितने हेल्पफुल होगा। असाइनमेंट्स का कुछ 2-3 क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगा, ताकि आपको भी फील हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आते हैं या मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ भैया, एक बार में JRF क्वालिफाई करना इतनी थोड़ी ना आसान है ना, हो ही जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये। तो चलिए, ये जो है ना नोटेशन का मतलब मैंने समझा दिया। तो कोई बच्चा कहता है सर देखो ये आपके पास, मान लेते हैं ये सेट ए है एंड ये सेट आपके पास बी है, नॉन एम्प्टी है, और ए का जो कार्डिनलिटी है वो m है एंड b का जो कार्डिनलिटी है वो n है। दैट मीन्स यहाँ एलिमेंट्स a1, a2, a3 एंड सो ऑन ए टू द पावर m है। यहाँ b1, b2, b3 एंड सो ऑन b टू द पावर n है। ओके जी, ध्यान से प्रूफ करता हूँ मैं, इस बात को मैं प्रूफ करूँगा। एक रिज़ल्ट लिख लो, यहाँ रिज़ल्ट का नंबर लिखता हूँ मैं, ताकि मैं भी अवेयर हो जाऊँ रिज़ल्ट्स के नंबर्स। पहले रिज़ल्ट में यहाँ लिखवा दूँगा। पहले रिज़ल्ट के क्या आएंगे, मीन्स ए टू बी से जो फंक्शन बनाते हो वो कितने ऐसे फंक्शंस बना पाएंगे। अगर इसमें फाइनाइट के लिए बात कर रहा हूँ, फाइनाइट के लिए बात कर रहा हूँ, केस 1 ए एंड बी अगर हुआ फाइनाइट तो इसके लिए फाइनाइट है तो उसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे। एंड अगर हुआ ए एंड बी आपके पास अगर इनफाइनाइट है उसके लिए भी बात करेंगे। आपको आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। तो पहली रिजल्ट लिखवा दो यहाँ,
तो यहाँ दूसरी रिजल्ट यहाँ लिखवा देता हूँ और नंबर भी मैं मेंटेन रखता हूँ यहाँ। ओके जी। फंक्शंस में मैंने बोला 1 1 ऑन 2 के चक्कर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं फंक्शन बनाता हूँ भैया, ए टू भी से कितने ऐसे, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जनरली अगर प्रूफ कर दिया तो आप तो खुद से, ये नेट में आया हुआ है, जनरल नहीं, वो नंबर पूछा है या 3 या 5 है, मुझे कुछ याद नहीं, आप असाइनमेंट्स उठा के देख लो। दैट मीन्स देखो बच्चों, इस A1 को भरने का कितने तरीके हैं भैया। इस A1 को तो भैया आप इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी भर सकते हो। कितने यहाँ है, n है। तो टू फिल A1 वी हैव n ways, है ना बच्चों। फंक्शन है तो भैया आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, कुछ भी। तो कितने वेज हैं। आपने अगर A को मान लो B1 पे भेज दिया, ठीक है, ओके। तो भैया अभी मुझे बताओ A2 को भेजने का कितने तरीके हैं। बच्चे बोलते हैं यार n-1, n-1 थोड़ी ना है, अभी मैं 1 1 थोड़ी ना बना रहा हूँ, 1 1 के लिए n-1 है। लेकिन अभी भी A2 को भरने का वही सेम तरीका भैया, इसको भी तो ऐसे भी तो भर सकते हो, इसको यहाँ भी भर सकते हो, इसको भी भरने का n वेज है, A3 को भी भरने का n पोजीशन है। तो भैया हर एक को भरने का कितने तरीके हैं, n हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स है। तो भैया ये क्या हो गई, रिजल्ट हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में अगर आप जानते हो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बोलो या फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन m a to b अगर आप बोलेंगे तो भैया ये आएंगे, कितने हो गई, n इंटू n हाउ मेनी टाइम्स, n इंटू n हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, दैट मीन n टू द पावर m, n टू द पावर m इज नथिंग, n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ b है, दिस इज नथिंग, कार्डिनलिटी ऑफ b, m इज नथिंग, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ a। प्रूफ हो गई। अगर दो सेट्स आपके पास फाइनाइट है ना बच्चों, तो भैया नंबर ऑफ कितने ऐसे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बने भैया, ये तो कलेक्शन है, सेट ऑफ ऑल है, कलेक्शन ऑफ ऑल है, ये सेट का नोटेशन, ये नंबर है, एक नंबर है, काउंट करना है वो कितने बनेंगे, 50 बनेंगे, 100 बनेंगे, 150 बनेंगे, 50,000 बनेंगे, बताइए कि पर्टिकुलर नंबर आएंगे। तो उसके लिए ये रिजल्ट है। तो A में अगर m एलिमेंट्स है, B में अगर n एलिमेंट्स है, तो भैया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, 1 1 के चक्कर नहीं पड़ना है, अभी में आएंगे। फंक्शन भैया n टू द पावर m बनेंगे। प्रूफ कर दिया मैंने रिजल्ट्स को, हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली सर A एंड B अगर हुआ इनफाइनाइट है, तो भैया इसके आपको भरने का कितने, अभी आप ऐसे चलाओगे ना सेकेंड रिजल्ट के लिए बढ़ाओगे, m n का चक्कर नहीं है, यहाँ तो आपको कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों एक रिजल्ट यहाँ ध्यान से सुनना है, ए बी फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो उससे कोई मतलब नहीं, फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए बस यही रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हो गई, आई बात समझ। तो कोई बच्चा कहता है सर आप कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं आपको फाइंड क्वेश्चंस दूंगा, फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स फाइंड m ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ n to n, अगर मैं ऐसे देता हूँ ये क्वेश्चंस, अगर मैं दूँ b में एक क्वेश्चंस बनाता हूँ m ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, समझ रहे हो, a to b सेट ऑफ ऑल फंक्शंस यही है, तो उसका नोटेशन भी यही है,
n अगर मैं लिखता हूँ यहाँ R2n है तो वो कितने आएंगे? तो सिंपल सा तो रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल है। और कार्डिनलिटी के बाद चैप्टर मैंने पढ़ाया, ये ए है, ये बी है। तो भैया इसका मीन्स इसका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? n टू n से मीन्स इसको लिखने का f आप कंसिडर करो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन पाएंगे। तो भैया नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे बनाएंगे? इस बी टू द पावर m है, कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a है। इसका कार्डिनलिटी कितने हैं? आलेफ नॉट है, और इसकी कार्डिनलिटी भी आलेफ नॉट है। तो आलेफ नॉट टू द पावर आलेफ नॉट जब भी आता है, मैंने आपको सिखाया भैया ईमानदारी से चलो, बदतमीज़ी नहीं करना है, तमीज़ से चलना है। तो तमीज़ से हम जाएंगे, टू टू द पावर आलेफ नॉट लिखेंगे और मैनर के साथ चलेंगे और हम लिखेंगे सी। समझ रहे हो? n टू n अगर आप फंक्शंस बनाना चाहते हो तो इतने आपके पास फंक्शंस बन सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शंस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये क्या है? अलेफ नॉट टू द पावर ये c है। तो भैया जब भी 2 से लेकर मीन्स 2 से लेकर अगर जितने भी पावर अलेफ नॉट मीन्स सी तक के नंबर की पावर में अगर अलेफ नॉट है तो हम जाएंगे भैया 2 टू द पावर अलेफ नॉट करके सी लिखेंगे। लेकिन 2 से लेकर सी तक के नंबर की पावर अगर सी है तो उसके हम और क्या तरीका है? 2 टू द पावर सी आएंगे, इससे ज़्यादा है भैया। हो गई? क्वेश्चंस आपने समझ लिए, नोटेशन समझ लियो, नेट में आया हुआ है बच्चों, 2014 में दिसंबर या फिर जून में आया हुआ है। काउंटेबल उसने पूछा, ए भैया इतनी आने के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल के आप एडजस्टमेंट नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे ज़रूर। ओके जी, चलिए माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 1-2 रिजल्ट्स आपने पढ़ ली हैं, तो थर्ड रिजल्ट पे आ जाओ। थर्ड एंड फोर्थ एक झटके में मैं काम करवा दूंगा। अभी आएंगे 1-1 एंड 1-2 पे। ठीक है माय स्टूडेंट्स, अब आते हैं 1-1 फंक्शंस कितने बनेंगे? समझ रही हो? मान लेते हैं ये फाइनाइट, मान लेते हैं ये a का जो कार्डिनलिटी है वो m है और n का b का जो कार्डिनलिटी है वो अगर n है, तो सरासर की बात है बच्चों। यहाँ मुझे बताओ, ये 2 सेट मैंने यहाँ a1 a2 एंड सो ऑन ए टू द पावर m, b1 b2 b3 एंड सो ऑन b टू द पावर n है, ये a है और ये b है। उससे मुझे 1-1 फंक्शन बनाना है। तो 1-1 सरासर बात है बच्चों कि भैया ऐसे कुछ सिचुएशंस हमारी नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ, यहाँ अगर ऐसे हैं और यहाँ अगर सिर्फ ऐसे हैं तो मुझे 1-1 फंक्शन बनाना है। तो भैया इसको मैंने यहाँ भेज दी, इसको यहाँ भेज दी, इसको यहाँ भेज दी, ठीक है। और इसको कहाँ भेजोगे? यहाँ मीन्स 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। अगर आप इसको 1-1 बनाना है आपको, तो भैया यहाँ एलिमेंट ही नहीं है। अगर यहाँ आपने किसी इस ऐसे भेजा तो वो 1-1 नहीं रहा। फंक्शंस तो है लेकिन 1-1 नहीं है। तो 1-1 होने के लिए तो इतने तो हमको पता हो गई कि भैया इसमें कम या फिर बराबर नंबर एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो भैया यहाँ से रिजल्ट्स तो बन गई बच्चों कि भैया m इज़ लेस देन और इक्वल्स टू n, ये तो सेटिस्फाई होनी चाहिए पहली केस, नहीं तो आप 1-1 के बात नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। तो मुझे बताओ, अब आपने इस a1 को मान लो b3 पे भेज दिया, तो मुझे बताओ पहले a1 पोजीशन को भरने का कितने तरीके हैं? भैया आप b1 पे भी, b2 पे, b3 bn तक आपके पास अवेलेबल है। तो भैया कितने आएंगे? a1 को भरने का तरीका n है। बात समझ रही हो?
अभी ये हमारे पास डिलीट हो गई और इसको आप मैपिंग नहीं कर पाओगे। कितने एलिमेंट्स अभी रहा, n-1 एलिमेंट्स रहा। A2 को भरने का भैया आप B1 से मैप कर सकते हो, B2 से, लेकिन B3 से हमारी मतलब नहीं है। कितने एलिमेंट्स, n-1 है, तो A2 को भरने का n-1 तरीका है। अब यहाँ से अगर आपने B2 को A2 को B2 से अगर मैप कर दिया, ये भी हमारे हाथ से चले गए। अब रहा हमारे पास n-2 एलिमेंट्स। तो A3 को भरने का हमारे पास या फिर B1 या फिर B4 या फिर ऐसे करते n-2 तक है। तो दैट मीन्स ये इसको भरने का n-2 तरीका है। लास्ट का आप बता सकते हैं mth टर्म को am को भरने का कितनी पोजीशन मीन्स वेज कितने आएंगे। सो ऐसे करते करते भैया इस n-m-1 करो, या फिर उसको ब्रैकेट हटाना चाहते हो तो भैया इसको प्लस करके यही रख दो। सो रिजल्ट बन गई। प्रूफ भी मैंने कर दिया, यही तो प्रूफ है। अगर आप A टू बी अगर 1-1 फंक्शंस की कितने ऐसे 1-1 फंक्शन बनेंगे अगर आपको चाहिए, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। अगर सर आप बोलेंगे m अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n है, नहीं होगा। 1-1 फंक्शंस की नहीं होगा मीन्स 0 नंबर, तो अगर आना है 0 नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन है तो भैया हाँ 1-1 फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्ट करेंगे तो वो नंबर भी हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन आएंगे। सो द नंबर, थर्ड रिजल्ट पे लिखो द नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम A टू B इज n इंटू n-1 n-2। ऐसे चलते चले जाएंगे। कहीं कहीं बच्चे तो इसको रट देते हैं कि भैया ये NPM के इक्वल है। कैसे प्रूफ करें इसका? इसको बच्चे जो रट देते हैं ना, तो उसको रटी इसलिए देते हैं कि भैया उसको ऐसे बोल देते हैं कि भैया n-m+1, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे इसका मुझे बताओ। n इंटू n-m आएंगे, है ना। और ऐसे चलते चलते 3, 2, 1 तक की चले जाएंगे। और नीचे अगर मैं इससे n-m से अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे, तो भैया ये ऐसे आएंगे 3, 2, 1 आएंगे। तो मुझे बताओ ये ऊपर किसके नंबर है इतने तक की, तो भैया n फैक्टोरियल है ना। और नीचे क्या है n-m फैक्टोरियल है। और क्या है, यही तो NPM है। और इसको काट पे सॉल्व करेंगे, काट पीट के अगर सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएंगे, वही आएंगे ना। तो अगर ये आप NPM से जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम में 1-1 में भी आया है, ऑन-टू फंक्शन में भी आया है, और कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में भी आया हुआ है। कितने क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या आप करवा देंगे कि भैया यहाँ अगर मैंने ऐसे 1, 2, 3 दे दी, यहाँ अगर 1, 2, 3, 4 अगर ऐसे दे दी, तो A और B से कितने ऑन-टू फंक्शंस कितने बनेंगे, अगर 1-1 फंक्शंस कितने बनेंगे। दैट मीन्स ये पॉसिबल है क्या? हाँ जी पॉसिबल है। 1-1 फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन ऑन-टू नहीं करेगा अभी। तो ये वाला हुआ, m का वैल्यू हुआ आपके पास 3, n का वैल्यू हुआ 4 है। तो क्या आएंगे यहाँ से 4 इंटू 4-1, दैट मीन्स 4 इंटू 4-1 दैट मीन्स 3, और ये बना 2 एंड ये बना 1। तो इसको और आगे जाओगे क्या? नहीं ना। ये 24 आपके पास 1-1 फंक्शंस बनेंगे। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? क्या बन पाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं बनेंगे। तो इससे कितना है 4⁻³ है। दैट मीन्स 4⁻³ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे आएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 है। सो इसका कितने आएंगे आप जानते हैं? सो ये आएंगे 64 है। हो गई 64। तो भैया फंक्शंस बनेंगे
इससे अगर ए के पास 3 एलिमेंट्स है, बी के पास 4 एलिमेंट्स है भैया, तो भैया टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो यही बनेंगे, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ बी इन टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए है। तो 64 तो भैया फंक्शंस बनेंगे। उससे कितने हमारे पास 1 फंक्शन बना, 64 से आपके पास भैया 24 1 फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शंस तो भैया उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब वो 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, सॉरी ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ से तो ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसको अगर आपने ऐसे भेज दिया, इसको अगर ऐसे, इसको अगर ऐसे, इसको कहाँ भेजोगे? इसके लिए तो अगर आप ऐसे भेजना चाहते हो तो भैया ये अभी ऑन टू नहीं रहा, समझ रही हो? तो ये ऑन टू तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आप इससे सब्सट्रैक्ट मत करो। अगर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट होता तो भैया हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हो गई। अब चलें ऑन टू फंक्शंस पे, ठीक है बच्चों? चलिए माय स्टूडेंट्स, ये रहा थर्ड रिजल्ट हो गई ना, ये 1 2 3 हो गई। अभी 4 में आएंगे। 4 में क्या है, ऑन टू के लिए आएंगे, ठीक है? ऑन टू के लिए क्या है, तो भैया आपके पास ये अगर ऐसे हैं तो सिचुएशंस आपको क्लियर हुआ होगा, और मैं डायग्राम नहीं बताऊंगा बच्चों, तो सीधा ही उसका रिजल्ट याद रख लो। ऑन टू फंक्शंस बनाने के लिए हमारे पास यही आएंगे। अगर हुआ मीन्स ऑन टू फंक्शंस के लिए राइट हैंड साइड में एलिमेंट्स कम या फिर बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड से, तब जाकर हम ऑन टू बना पाएंगे ना। तो अगर ये हुआ मीन्स इसका रिजल्ट ये आएंगे, समेशन r फ्रॉम 1 टू n है ये, सो NCR माइनस 1 इंटू 1 मीन्स अच्छे से लिखेंगे NCR, तो -1 रेज टू द पावर n माइनस r इंटू r टू द पावर m आएंगे। कब? जब आपके पास m और n में क्या रिलेशन होनी चाहिए, आपके पास ये ऐसे होने चाहिए। और ऑन टू फंक्शन का नंबर 0 आएंगे जब n आपके पास m से स्ट्रिक्टली बड़ा है। अगर ऐसे m और n में ऑन टू फंक्शंस कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब यहाँ कम नंबर है लेकिन यहाँ ज़्यादा है, दैट मीन्स, हाँ सही तो लिखा था, ठीक है जी। तो ये होता है फॉर्मूले किसके लिए, नंबर ऑफ, अगर आपके ऑन टू फंक्शंस चाहिए तो यही आपके पास मशीनरी है, उस पर डाल दो, आपके पास मिल जाएंगे। और अगर आपको NCR का याद नहीं है तो ये फॉर्मूला होता है n फैक्ट्रियल इन बाई r फैक्ट्रियल इंटू n माइनस r फैक्ट्रियल। इस हिसाब से भी आप चल सकते हो। अगर प्रोबेबिलिटी के आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है कॉम्बिनेशन और फॉर्मुलेशंस की, तो NCR के तो कितने शॉर्ट फॉर्मूले आपको आते होंगे, उसी से भी कर सकते हो। नहीं तो आप इससे सॉल्व करोगे 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। इतने बड़े बड़े नंबर तो नहीं देंगे ना, 3 4 5 6 7 आएंगे, कुछ भी इसमें आएंगे, जो भी दें। हो गई। NCR का फॉर्मूले भी मैंने आपको दे दिया, NPM का भी मैंने आपको रिजल्ट्स दे दिए, ठीक है? तो इसका समेशन आपके R से शुरू करना है, समझ रहे हो? अगर आपके पास A का कार्डिनलिटी अगर 3 है और B का कार्डिनलिटी अगर 4 है, क्या ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ऑन टू फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ अगर ये हुआ 4, ये अगर हुआ 3, तो अब वैलिड है। हाँ ऑन टू फंक्शन मिलेंगे, 1 फंक्शन तो नहीं मिलेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो भैया फॉर्मूले में रखना है समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 से लेकर क्या होने चाहिए, m ये है, n आपके पास 1 से लेकर 3 तक जाना है आपको, है ना? तो इसी हिसाब से सोल्यूशन n मीन्स 3CR इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर n का वैल्यू है 3 माइनस r टाइम्स r की वैल्यू r टू द पावर m का वैल्यू हुआ 4।
तो इसको अगर मैं समेशन खोल दूँ तो क्या हो जाएंगे, 3c1 माइनस 1 रेस टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर 4 प्लस में r को 2 ले लूँ, r को 2 अगर लेंगे तो 3c2 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 4 है, हो गई। अब r को 3 तो ले सकते हैं, 3c3 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ये क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर 3, सॉरी r की वैल्यू अब 3 है तो यहाँ 3 लेना है और 3 टू द पावर 4 यहाँ अब की बार डालना है। और तो आगे r तो भैया 1 से लेके 3 तक जाना है, तो इसको आप सॉल्व करना है। 3c1 का वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर लो। 3c1 मीन nc1 मीन्स nc1 का वैल्यू होता है n नहीं है, तो ये 3 हो गई। 3 इंटू माइनस 1 रेज टू पावर 2 है तो प्लस ही आएंगे और ये इतने 3 ही आएंगे। और 3c2 का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी ऐसे कैलकुलेट करके पुट कर दो, वो आपके पास आंसर आ जाएंगे। हो गई जी माय डियर स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या? ऑन टू फंक्शंस में मैंने बता दिया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो भी बता दिया, और मैंने आपको वन वन फंक्शंस के बारे में भी बता दी। ठीक है, तो कुल मिला के रिज़ल्ट ये बन गई बच्चों, अगर a एंड b अगर आपके पास कोई दो फाइनाइट सेट है तो भैया रिज़ल्ट हो गई, टोटल के लिए रिज़ल्ट हो गई, एंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे 1 1 के लिए हो गई, नंबर 3 पे ऑन टू के लिए भी मैंने बात की। तो भैया अब इनफाइनाइट, अगर ये हुआ इनफाइनाइट, फाइनाइट के लिए तो ये भैया 1 1 ऑन टू के लिए रिजल्ट्स मैंने डिटेल में दे दिया। अगर हुआ ए एंड बी, अगर दो सेट्स आपके इनफाइनाइट है तो भैया ये दोनों ही, ये भैया टोटल पे ही रिजल्ट बना है, लेकिन 1 1 ऑन टू पे तो वो एडजस्टमेंट करना है, सेटिंग कुछ वगैरह करके ही हम ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे कोई भी फॉर्मूले डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, समझ रही हो डिफरेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में? अब दूसरे नोटेशंस, तीसरे चौथी फर्स्ट नोटेशन हो गई एम ए बी, अब सी ए बी या फिर कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास थोड़ी बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड्स बढ़ाना चाहता हूँ ताकि इसमें थोड़ी लंबी सफ़र है, मैं कंप्लीट तो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ रिजल्ट पे आ जाओ, वो समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शंस आप जानते हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर नेट में, गेट में, एनवीएचएम में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, एक फंक्शन ए एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स। आपके पास कैपिटल ए से आना चाहिए और ये जो के है वो कैपिटल बी से आना चाहिए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। बट मैं थोड़ा इसके ऊपर एग्जांपल थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ अगर आपके पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, यहाँ अगर 1 2 है, ध्यान से, तो भैया ए है, ये बी है, तो मुझे बताओ कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे? तो भैया एक बार तो आप इस सारे को एक पर भेज दो, वो एक कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे। दूसरी बात, इसको मिटा दो और एक बार इसको एक बार ऐसे ले लो, ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन गई। सारे एलिमेंट्स इस पर भेज दो एक बार, ये एक दूसरे कांस्टेंट फंक्शन बन गए। कितने कांस्टेंट फंक्शन बन गए भैया? 2 कांस्टेंट फंक्शन बन गए। और ये क्या है, मैं आपको और तरीके एक बता दूँ। मान लेते हैं ये कोई 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, यहाँ अगर 1 2 3 अभी एलिमेंट्स है, तो भाई कितने कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे भैया? एक तो ये बना है ना बच्चों, ये आप समझ रही हो ना, फॉर ऑल डोमेन में से जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आप फंक्शंस में डाल दो और वो जो कुछ भी आएंगे, ये के है, के आपके पास बी से आना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ये 2 एलिमेंट्स इस पर भेज दो 2 एलिमेंट्स इस पे भेज रही हो ना जी, थोड़ी ना कांस्टेंट है वो, ये तो गलत हो गई। इसका मीन्स नेगेशन क्या बन गया, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स x1 कॉमा x, या फिर एक बोलो, if there exist at least one element x1 belonging to capital A such that f of x1 अगर k के इक्वल नहीं आया तो वो कांस्टेंट थोड़ी ना बन जाएंगे। फॉर ऑल लिखा है भैया, ध्यान से देखना है। ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन गए। दूसरी, इसको सारे को 2 पर भेज दो, ये एक दूसरे कांस्टेंट, और एक बार इस सारे को 3 पर भेज दो, वो एक तीसरे कांस्टेंट फंक्शन। कितने कांस्टेंट फंक्शन बन गए? 3 कांस्टेंट फंक्शन बन गए। आपने एक आपके दिमाग में एक थ्योरम मीन्स रिजल्ट्स तो निकाल देंगे, ऐसे आपके मन में आया होगा। इसे 2 कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ बी, and this 3 is nothing but this is the cardinality of B। तो भैया रिजल्ट बन गई। तो भैया अगर आपके पास फंक्शन a to b कोई भी है, और ये फंक्शन अगर आप जानते हैं ये अगर कांस्टेंट है, तो भैया नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन फ्रॉम a to b कितने बनेंगे? तो दिस इज नथिंग बट दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ b के इक्वल आएंगे। ओके, थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको विजुलाइजेशन कर दिया मैंने। विजुलाइज एक बार होने के बाद हम रिजल्ट उसमें से निकाल दी। सर आपने तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट के लिए बात किया, अगर हुआ अच्छा वो भी आपको बता देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है बच्चों। आप इतने गाली देंगे तो अच्छा लगेगा क्या हमको। यहाँ अगर हुआ 1 2 3 ये सेट अगर A है, लेकिन हुआ अगर यहाँ n है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो कांस्टेंट फंक्शंस कितने बनेंगे बच्चों? तो भैया एक बार इस सारे एलिमेंट्स को तो आप इस पर भेजो, दूसरी बात इस पर कितने से बनेंगे? इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है भैया? LF0 है, तो कांस्टेंट फंक्शन कितने बनेंगे? LF0 है। यहाँ अगर हुआ सर n, तो क्या समस्या है? अभी भी तो ये सारे एलिमेंट्स एक पर भेजो, सारे एलिमेंट्स b पर भेजो, अभी भी आएंगे। तो भैया जनरली हो गई। जो राइट हैंड साइड में जितने आपके सिर्फ फोकस करना है उसकी कार्डिनलिटी कितना है अगर आपको पता है, तो भैया कांस्टेंट फंक्शंस उतने ही बनेंगे। So the number of constant functions f from a to b is nothing but it is equal to the cardinality of b। राइट हैंड साइड में सिर्फ फोकस करना। ये हुआ कांस्टेंट फंक्शंस की भैया बारे में। अब आएंगे 6th रिजल्ट पे। आ जाओ, एक नोटेशन दूंगा बच्चों। C ऑफ a to b का नोटेशन क्या है? दूसरी नोटेशन आ गई। एक नोटेशन तो भैया m ऑफ a b था, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b बोलो, या फिर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम a to b हो गई। तो ये होता है दिस इज नथिंग बट दिस इज द सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस f फ्रॉम a to b। समझ रहे हो? हम रियल एनालिसिस में तो ऐसे तो पढ़ते हैं 0,1 अगर मैं दे दूं, ये इसका मतलब क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल a, b। वो तो आर तो अंडरस्टूड है, कंटिन्यूस फंक्शन। समझ रही हो? वो आर को हम लिखते नहीं हैं, तो ये बात आप समझ रही हो। तो एक रिजल्ट है बच्चों 6th रिजल्ट, वो आप अभी के लिए जो बच्चे समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? R to R मीन्स दिस इज नथिंग, दिस इज द कंटिन्यूस सेट कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम R to R। और ये किसके इक्वल होते हैं? m इज दिस इज इक्वल टू q ऑफ r, ये इसके इक्वल। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये तो जब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हम पढ़ेंगे, पढ़ाऊंगा मैं जब, वहाँ से तो इसका प्रूफ कर देंगे।
लेकिन मुझे कार्डिनलिटी के लैंग्वेज यहाँ मुझे ख़त्म करना है, इसीलिए हम इसका प्रूफ, इसके कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 6-7 में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी कार्डिनलिटी को अब हम ख़त्म कर देंगे। आइडेंटिटी थ्योरम से मीन्स आर और क्यू में मीन्स हर एक मीन्स वो डेंस सेट होता है। आइडेंटिटी थ्योरम से में भी रिजल्ट्स, ये हमारी रिजल्ट्स यहाँ से मैंने लिखवा दिया है। दैट मीन्स कलेक्शन ये किसके इक्वल होते हैं, मीन्स इसका मतलब ये है, इस लिखावट का मतलब द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिटरमाइंड बाय इट्स वैल्यू ऑन क्यू, इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड इट्स वैल्यू ऑन क्यू, क्यू पर इसका वैल्यू डिटरमाइन होते हैं। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ कि भैया अगर मैं कार्डिनलिटी तो मैं जानता हूँ, अगर इसमें भैया इसमें मीन्स आर से आर तक कितने कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनते हैं, इसका अगर मुझे कार्डिनलिटी चाहिए तो भैया राइट हैंड साइड में तो भी कार्डिनलिटी हम लगा सकते हैं, और इसके बारे में तो मुझे पता है, ये तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम आर टू क्यू है। तो क्या होता है इसका वैल्यू तो मैं जानता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि भैया ये b है, दैट मीन्स c टू द पावर अलिफ नॉट है, c टू द पावर अलिफ नॉट है। तो भैया नंबर की पावर में अलिफ नॉट है, तो हम सिस्टमेटिक चलेंगे, 2 टू द पावर अलिफ नॉट लिख कर हम c लिखेंगे, हो गई। लेकिन फर्दर स्टडी के लिए आप लिख लो, अगर भैया फंक्शंस के बारे में बताऊं अगर, तो भैया लेकिन m ऑफ r ओवर r अगर मैं देखूं तो c टू द पावर c, दैट मीन्स 2 टू द पावर c है, फंक्शंस ज़्यादा है भैया, ये ज़्यादा है इससे भैया। r से r ले, r मीन्स द फंक्शन फ्रॉम r टू r, इसमें तो भैया कॉन्टिन्यूस फंक्शंस तो भैया c बनेंगे भाई रिजल्ट से, लेकिन इसमें फंक्शंस कितने बनेंगे, 2 टू द पावर c है, एंड c ऑफ कोर्स स्ट्रिक्टली लेस देन 2 टू द पावर c है। और ये रिजल्ट के तौर पे आप लेके चलो, इसका प्रूफ हम 6-7 चैप्टर में पढ़ेंगे। और नोटेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस द कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम a टू b। R2 अगर r आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, उसकी वैल्यू q पर डिटरमाइन किया जाता है बाय आइडेंटिटी और एमएबी थ्योरम। ओके जी, मैंने यहाँ रिजल्ट के तौर पे जिसको अंडरस्टूड है वो याद रख लेना है, जिसको नहीं है तो वो तो अपने आप चैप्टर 6 में आपको समझ आ ही जाएंगे। ओके, अब थोड़ी बहुत रेंज और डोमेन के ऊपर थोड़ी बहुत बात करके, थोड़ी बहुत रिजल्ट्स देखें, वो ख़त्म करके कनेक्टर सेट के ऊपर थोड़ा काम करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं 7th रिजल्ट पे और 8th 9th 10th उसके सब मीन्स उसके रिजल्ट्स के नंबर आप बढ़ाते चले जाओ। अब हमारी जो कंक्लूजन हमारे लास्ट, लेकिन मुझे आज ख़त्म नहीं होंगे, कल फिर से मुझे आधा 45 मिनट्स का एक क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट्स में थोड़े क्वेश्चंस आपको देना है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेट A है, ठीक है, और ये आपके पास B पर तो कोई रूल ही नहीं है ना। हम जब डोमेन और रेंज के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ इसको f ऑफ A मान के लेके चलो ना, समझ गई हो, और इसके ऊपर ये फंक्शन है। तो यहाँ से क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो भैया हम जानते हैं, और ये जो है ना सेट A एंड B ये फाइनाइट के लिए, ये फाइनाइट के लिए रहा, यहाँ रिजल्ट बनाऊंगा, और यहाँ A एंड B अगर हुआ इनफाइनाइट है तो उसके लिए क्या रिजल्ट मैं निकाल पाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर ये हुआ फाइनाइट तो मीन्स यहाँ कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहाँ ऐसे हो गई, तो मान लेते हैं या ऐसे, तो भैया
कुछ फंक्शन बना लो ना, ऐसे भी तो फंक्शन बन सकते हैं। उसको मिटा दो तो हो गई, है ना। भैया कोई बच्चा कहता है सर आपने इसको मिटा दीजिए, ठीक है मिटा दिया मैंने, आपने इसको इस पर भेज दिया, यहाँ और एक एलिमेंट से ऐसे करना चाहते हो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये भैया इसको आप ऐसे छोड़ोगे क्या, रेंज है भैया, तो कुछ ना कुछ तो मैपिंग होना चाहिए पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ भेज दोगे तो भैया इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो भैया हम जानते हैं एफ ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी है वो ए का कार्डिनलिटी से लेस या फिर बराबर ही रहता है। ये 7th रिजल्ट है, पहली रिजल्ट है ना। फंक्शन है, फंक्शन के लिए अगर ए से एफ ऑफ ए मीन्स डोमेन से अगर रेंज सेट से अगर फंक्शन बनाना चाहते हो तो भैया यही होनी चाहिए केस, तो भैया ये पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। और डोमेन में को डोमेन में तो भैया जो उस फंक्शन में मैं मैपिंग ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाहर है, उसको आउटसाइड है, तो आउटसाइड उसको छोड़ ही दो। अच्छा ये तो फंक्शन हो गई। अगर इसको मिटा दिया मैंने एक बार, सर यहाँ एक एलिमेंट्स है, अगर ये ऐसे हो गई तो भैया आप इसको देख के पहले तो बताओ फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो भैया फंक्शन 1 1 है तो भैया इसमें और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही होनी चाहिए। पहले रिजल्ट यही है। और यहाँ मुझे बताओ 8 रिजल्ट है, और यहाँ मुझे बताओ ये दूसरी रिजल्ट है। अगर दो सेट्स अगर इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट अगर हुआ तो भैया इसमें भी तो वैसे ही रहेंगे, इक्वालिटी तो आना हो इतने मतलब नहीं है ना बच्चों। तो इफ एंड ऑन लीफ क्या लिख दूं, अगर ये ऐसे हुआ तो भैया इफ एंड ऑन लीफ लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी एफ इज नॉट मीन्स स्ट्रिक्टली अगर है तो भैया नॉट 1 1 है, 1 1 अगर नहीं है तो भैया ये ऐसे है, स्ट्रिक्टली लेस है। अगर हुआ 1 1 है तो भैया इसको थर्ड रिजल्ट बना दो। एफ ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी अगर ए का कार्डिनलिटी के साथ बराबर है तो भैया वो फंक्शन ही 1 1 है। लेकिन इनफाइनाइट के लिए ये तो जो सेकंड रिजल्ट है वो तो वैलिड है। एफ ऑफ ए हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू ए का कार्डिनलिटी से ये रहेंगे। समझ गई हो, ये फाइनाइट सेट के लिए तो भैया ये रिजल्ट वैलिड है, लेकिन इनफाइनाइट केस के लिए फोर्थ रिजल्ट बनाना चाहता हूँ। समझ गई हो, अगर ये हुआ ऐसे, ये हमेशा मान लेते हैं इसका कॉन्ट्रापोजिटिव भी तो है। अगर हुआ फंक्शन अगर नॉट 1 1 है, देखो इफ एफ इज 1 1 देन भैया हम तो लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, सॉरी एफ ऑफ ए का और ए का कार्डिनलिटी सेम आएंगे। ये हुआ रिजल्ट 1। अगर एफ हुआ आपके अगर नॉट 1 1 अगर है देन एफ ऑफ ए का जो कार्डिनलिटी है वो स्ट्रिक्टली रहेंगे ए से। हो गई, ये तो इफ एंड ऑन लीफ के लिए ये तो रिजल्ट वैलिड है। लेकिन यहाँ आ जाओ, अगर फंक्शन 1 1 हुआ तो भैया ये भी रिजल्ट वैलिड है इनफाइनाइट के लिए। अगर भैया इसका इफ एंड ऑन लीफ नहीं है, मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है इनफाइनाइट सेट के लिए बात कर रहा हूँ, अगर ये इसका कार्डिनलिटी अगर सेम हुआ तो क्या वो फंक्शन 1 1 होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सर एग्जांपल दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। सुनो, यहाँ से मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट ले ली, यहाँ से एक ई का सेट बनाओ 1 2 3 4 एंड सो ऑन 2 4 6 एंड सो ऑन।
ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी, इसका भी अलिफ नॉट है, इसका भी अलिफ नॉट है, कार्डिनलिटी सेम हो गई, लेकिन फंक्शन वन वन नहीं है। कैसे? देखो मैंने ऐसे दिखा दिया, तो भैया एक इस पर और इस पर ऐसे, और इसको मैंने ऐसे भेज दी। क्या क्या ये फंक्शन वन वन है? कार्डिनलिटी द सेम है, बट द फंक्शन इज नॉट वन वन। सर फंक्शन वन वन भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? मैपिंग को चेंज कर दो, मैपिंग तो हमको बनाना है ना भैया। इसको ऐसे भेज दो, वन वन भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। काउंटर एग्जाम्पल मुझे मिल गया ना, हो गई। तो भैया इनफाइनाइट सेट के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होंगे, फाइनाइट के लिए ये इफ एंड ऑनली इफ का रिजल्ट है। लेकिन इनफाइनाइट के लिए भैया अगर ये कार्डिनलिटी सेम है तो फंक्शन वन वन होना कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन वन वन है तो भैया गारंटी है उसका कार्डिनलिटी तो इक्वल ही आएंगे। ठीक है, हो गई बात? आई बात समझ, या और कुछ समझाऊं बच्चों? हो गई ना? तो चलो कुछ मीन्स इसको ही जो रिजल्ट आपने डिफाइन किया है उसको हम कार्डिनल मीन्स काउंटेबल अनकाउंटेबल का यूज करके रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। वो थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है? तो उसको रिजल्ट के तौर पे ही याद रख लो, क्योंकि वो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? और ये जो कॉन्टिन्यूस का है ना, NBHM में, गेट में, हाँ नेट में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो नाइन्थ रिजल्ट एंड 10th रिजल्ट एंड 11th रिजल्ट एंड 12th रिजल्ट को मैं एक झटके में बोलूँगा, ठीक है? मान लेते हैं ये फंक्शन a to b है, ठीक है? ओके जी, a to b है, नहीं तो a to b नहीं लेना है, f of a ले लो, रेंज से हम बात करेंगे ना। ओके जी, वो बोलता है a आपके पास काउंटेबल है, तो बोल रहा है तो देन में क्या f of a के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर ये फंक्शन ये अगर काउंटेबल है, देखो ये ऐसे हैं भैया, ये a है, ये f of a है, और ये ऑलरेडी काउंटेबल है। काउंटेबल है तो फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल मुझे नहीं पता। और इसके बारे में क्या आएंगे? क्या काउंटेबल आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो f of a के बारे में ये तो काउंटेबल ही आएंगे। और ये सेम है, अगर मान लो ये आपके पास अगर हुआ अनकाउंटेबल है, तो क्या f of a भी अनकाउंटेबल होगा? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है भाई। काउंटेबल है तो f of a तो ऑफकोर्स काउंटेबल होगा। अगर a आपके पास अनकाउंटेबल है तो ये क्या होगा? मुझे नहीं पता। नीड नॉट बी अनकाउंटेबल, कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल भी हो सकता है, और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ये ऐसे हैं। अब f of a के बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगर ये हुआ काउंटेबल है तो मुझे बताओ a तो ऑफकोर्स काउंटेबल होगा, है ना? और इसकी जानकारी मुझे बताओ f of a के बारे में। अगर ये हुआ अनकाउंटेबल तो मुझे a के बारे में मुझे बताओ। नहीं, f of a ये काउंटेबल है तो इसके बारे में क्या है भैया? रेंज काउंटेबल होने से भैया a डोमेन कुछ भी हो सकता है, नीड नॉट का है, ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन f of a ये अनकाउंटेबल है, रेंज अनकाउंटेबल है, तो भैया डोमेन तो ऑफकोर्स अनकाउंटेबल ही आएंगे। हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिजल्ट ये है, आप लिख लेना है कि भैया इफ f फ्रॉम a to b इज ए फंक्शन,
अगर ये कोई फंक्शन है एंड ए इज काउंटेबल, अगर ए आपके पास काउंटेबल है देन एफ ऑफ ए द रेंज आल्सो काउंटेबल होगा ही। सेकेंड रिजल्ट बोलता है अगर ए आपके पास अनकाउंटेबल है देन एफ ऑफ ए नीड नॉट मीन्स काउंटेबल भी हो सकता है। भैया ये अनकाउंटेबल होने से एफ ऑफ ए के बारे में कैसे बोलोगे? वो तो फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए के बारे में आपको इंफॉर्मेशन अगर पता है, एफ ऑफ ए के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। समझ गए? फर्दर यहाँ में स्टडी कर लो, अगर ए हुआ फाइनाइट तो एफ ऑफ ए तो गारंटी है फाइनाइट, लेकिन एफ ए अगर हुआ डिन्यूमरेबल, एफ ऑफ ए डिन्यूमरेबल होना ज़रूरी नहीं है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल भी हो सकता है। अगर फंक्शन 1 है या फिर ऑन टू है, उसके ऊपर जजमेंट दे के बोलना पड़ेगा। हाँ, अगर एफ ऑफ ए रेंज अगर काउंटेबल है तो भैया ए के बारे में तुम आई डोंट नो, फाइनाइट भी हो सकता है, डिन्यूमरेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है ए के बारे में, लेकिन रेंज अगर हुआ अनकाउंटेबल तो भैया ए को तो अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। हाई बात समझ? अब कुछ एग्जिस्टेंस ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी एक बार रिजल्ट्स के तौर पे हम पढ़ेंगे तो बढ़िया है। मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है एफ, ए टू बी आपके पास काम चल रही हो, ये 13 रिजल्ट का बीट नंबर 1 लिख लो। अगर हुआ कार्डिनलिटी ए, अगर लेस देन और इक्वल्स टू कार्डिनलिटी बी हुआ तो भैया इफ एंड ओनली इफ 1 फंक्शंस तो एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड, ये भी रिजल्ट बड़ा, अगर ये इसका कार्डिनलिटी बी के कार्डिनलिटी से बड़ा या फिर बराबर है भैया देयर एग्जिस्ट ऑन टू फंक्शंस, मिलने का चांस है, बना सकते हैं। थर्ड रिजल्ट, अगर ये ए सेट और बी सेट का कार्डिनलिटी अगर सेम है तो भैया देयर एग्जिस्ट 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देयर एग्जिस्ट मैंने बोला। तो वेरी पावरफुल रिजल्ट्स हर एक ब्रांच में मैंने यूज़ किया है, कॉम्प्लेक्स में भी, लीनियर अलजेब्रा में भी मैंने यूज़ किया है कार्डिनलिटी के चैप्टर। जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े 1 और यू मीन्स सिंगुलर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़े थे, काफ़ी यूज़ किया है मैंने। समझ रही हो? यहाँ से आया है। अगर आपके पास इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज एनी फंक्शन 1 मैंने एनी फंक्शन है देन, तो भैया अगर इसका कार्डिनलिटी के चक्कर में मैं पढ़ूँ तो भैया 1 ऑन टू फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखवा दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे बच्चों कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर के बारे में, और उससे रिलेटेड कई सारे नेट्स और गेट और एनबीएस में जो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं वो थोड़ा सा मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करके थीम आपको समझाऊंगा ना। इतने तो भैया आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस उठा के देख लो, आपसे गारंटी वो ही जाएंगे अगर आपने सिंसियरली पढ़े हैं तो। नहीं तो मैं क्या हूँ, कोई भी मेरी त्यागी सर या फिर दुबे सर, कोई भी आप सर जो फेमस टीचर्स हैं वो पढ़ाएं, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं पढ़े हो, आप खुद ट्राई नहीं किए हो तो कोई नहीं आपको हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।